गुड मॉर्निंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे आधुनिक काल, और आधुनिक काल में भी हम लोग भारतेंदु युग को देख रहे थे। ठीक है, आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग को हम लोग मूलतः देख रहे थे। भारतेंदु युग में जो भारतेंदु मंडल के रचनाकार हैं, ठीक है, भारतेंदु मंडल के जो भी रचनाकार हुए थे, ठीक है, उनके बारे में आप लोग को हम बता चुके थे कि भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख रचनाकार थे उनमें आप लोग को हम पढ़ा दिए थे कौन कौन से, किन्हें किन्हें, किन किन को हम लोग पढ़ लिए हैं, किन्हें बोल रहे हैं, किन किन को हम लोग पढ़ लिए हैं, थोड़ा उसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले भारतेंदु जी को पढ़ लिए। भारतेंदु हो गए, राधाचरण गोस्वामी हो गए, राधा चरण गोस्वामी हो गए भारतेंदु मंडल के रचनाकार में। इसके बाद राधा कृष्ण दास हो गए, राधा कृष्ण दास हो गए। इसके बाद लाला श्रीनिवास दास हो गए, लाला श्री निवास दास हो गए, लाला श्री निवास दास हो गए। इसके बाद प्रताप नारायण मिश्र के सिर्फ हम लोग उनकी नाटकों के बारे में बात किए थे और काव्य के बारे में उनके निबंध हम लोग नहीं देखे थे। प्रताप नारायण मिश्र हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास पढ़ लिए थे, अंबिका दत्त व्यास को पढ़ लिए। अंबिका दत्त व्यास के बाद हम लोग बद्री नारायण को पढ़ लिए थे, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन को देख लिए, प्रेम घन इनको देख लिए थे। इसके बाद हम लोग अन्य जो रचनाकार थे भारतेंदु मंडल के रचनाकार में, इन सभी को तो देख लिए थे। ठाकुर जगमोहन सिंह को भी देख लिए थे, ठाकुर जगमोहन सिंह को भी हम लोग देख लिए। ठाकुर जगमोहन सिंह, देखिए, ठाकुर जगमोहन सिंह भारतेंदु मंडल के रचनाकार नहीं थे। ये जो थे ये भारतेंदु मंडल के रचनाकार नहीं थे, भारतेंदु युग में थे परंतु भारतेंदु मंडल के रचनाकार नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसलिए कि ये भारतेंदु के दिशा निर्देश पर रचनाएं नहीं किया करते थे, बाकी सब कवि किया करते थे। अब कुछ कवि और बच गए हैं भारतेंदु युग को काव्य के क्षेत्र में, जिनको हम लोगों ने नहीं देखा है, उनको आज देख लेते हैं। एक आप लोग कल बोल रहे थे कि सर बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो इतना याद रखें कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचनाएं हैं, बालकृष्ण भट्ट की, बालकृष्ण भट्ट ने कोई भी काव्य की पुस्तकें नहीं लिखी। अगर लिखी भी है तो वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इनकी रचनाओं में निबंध है। निबंध के बाद इनकी रचनाओं को देख लीजिए, निबंध के बाद तो नाटक है, उपन्यास है, ठीक है, और नाटकों का वर्ण विषय है और अन्य तथ्य है, निबंध संग्रह है। इन्होंने कोई भी निबंध की रचना नहीं की। अगर इनके बारे में थोड़ा सा देखना है तो देख भी सकते हैं। आज भारतेंदु युग को हम लोग फ्री करते हैं, आज भारतेंदु युग समाप्त हो जाएगी। अगले क्लास में हम लोग कल से द्विवेदी युग की ओर चलेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा सा परिचय देख लीजिए। हालांकि इनको पढ़ना तो मूलतः निबंध में ही है, फिर भी देख लेते हैं। नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट, अगर बालकृष्ण भट्ट की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी में हुआ था। 1844 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। कहाँ हुआ? तो प्रयागराज में इनका जन्म हुआ। निधन की अगर बात करें कि इनका निधन कब हुआ, तो निधन 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पिता का नाम अगर पिताजी का, इनके पिताजी को देखें, इनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद, पिता का नाम बेनी प्रसाद, और माता का नाम था पार्वती देवी। माता, इनकी माता कौन थी? माता का नाम था पार्वती देवी। ये इनका परिचय हो गया बालकृष्ण भट्ट का। ऐसे ये मूलतः निबंधकार थे। इनके उपनाम बहुत सारे हैं और वो उपनाम महत्वपूर्ण भी है, तो उनको लिखना भी है। लिखिए,
उपनाम लिखेंगे कि विशेष तथ्य? विशेष तथ्य में ही उपनाम को लिखा देते हैं। लिखिए विशेष तथ्य, बालकृष्ण भट्ट के बारे में विशेष तथ्य। महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, प्रत्येक बच्चे को ये सभी बातें पता होनी चाहिए। पहली बात ये कि आचार्य शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें का मतलब बालकृष्ण भट्ट को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा। क्या कहा? तो हिंदी का स्टील, इन्हें हिंदी का स्टील कहा। एक बात तो ये हो गई। अगले पेज में चलते हैं। आज सबसे पहले हम लोग बालकृष्ण भट्ट को देख रहे हैं। हालांकि इनकी कोई काव्य रचनाएं नहीं हैं, इनके महत्वपूर्ण कुछ हैं तो वो निबंध और नाटक हैं, उपन्यास हैं। तो इनके निबंध को हम लोग निबंध की क्लास में देखेंगे जब निबंध साहित्य शुरू करेंगे तो। और उपन्यास के साहित्य में, उपन्यास साहित्य तो हम लोग पढ़ चुके हैं। उपन्यास में इनके उपन्यासों को हम लोग देख चुके हैं, फिर भी यहाँ थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं और नाटक का नाम लिख लेंगे। विशेष तथ्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, नलिन बेजोर शर्मा ने इन्हें हिंदी का मॉन्तेन कहा। नलिन बिलोचन शर्मा ने इन्हें हिंदी का, नलिन बिलोचन शर्मा ने इन्हें हिंदी का क्या कहा था? मॉन्तेन कहा था। मॉन्तेन ये एक फ्रेंच के विद्वान थे। मॉन्तेन, हिंदी का मॉन्तेन कहा। दूसरी बात। तीसरी बात, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इन्हें क्या नाम दिया था? इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार माना। इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार, हिंदी का प्रथम निबंधकार। देखिए, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय भले इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार मानते हैं। अगर परीक्षा में सीधा प्रश्न आ जाए कि हिंदी के प्रथम निबंधकार कौन है, तो इसका उत्तर आप लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही लगाएंगे, इनको नहीं। अगर इनके अनुसार पूछे तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इन्हें अर्थात बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार कहा, ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट बात है, ये हिंदी में चौथी नंबर, ये हिंदी में मनोवैज्ञानिक या ये मनोवैज्ञानिक मनोविकारात्मक लिखिए। ये हिंदी में मनोविकारात्मक, ये हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के, ये हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के क्या हैं? निबंधों के जनक हैं, मतलब पिता हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के क्या हैं? जनक हैं। इन्होंने हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा का भी सृजन किया था। समीक्षा होती थी पत्रिकाओं के रूप में, पुस्तकीय समीक्षा का शुरुआत इन्होंने ही किया था। ये भी लिख लीजिए। इन्होंने हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा, इन्होंने हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेश किया। इन्होंने हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेश किया। पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेश किया। एक बात ये हो गई। ये सभी चीजें इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, बालकृष्ण भट्ट के बारे में।
हालांकि ये चीज़ें फिर जब हम निबंध पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे ही, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, इनके यहाँ छोड़ना नहीं है। बालकृष्ण भट्ट के बारे में देख रहे हैं। तो नलिनी बिलोचन शर्मा ने इन्हें हिंदी का मॉन्तेन कहा, आचार्य शुक्ल ने इनको हिंदी का स्टील कहा, लक्ष्मी सागर बार्स ने इन्हें हिंदी का प्रथम निबंधकार माना। ये हिंदी में विकारात्मक निबंधों के जनक भी हैं। इन्होंने ही हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा का श्री गणेश भी किया। और लिखिए, और आगे नंबर 6, इन्होंने कुछ कार्य और इन्होंने किया। इन्होंने प्रयागराज में 1876 ईस्वी में, इन्होंने प्रयाग में 1876 ईस्वी में हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना की। हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना की। एक बात ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक बात और लिख लीजिए, सन 1877 ईस्वी से प्रयाग में, ईस्वी से प्रयाग से होगा ना, सन 1877 ईस्वी से प्रयाग से कौन सी पत्रिका निकाली थी? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का, मासिक पत्र का प्रकाशन एवं संपादन किया। प्रकाशन एवं संपादन किया। ये इनके बारे में हो गई कुछ बातें, विशेष तथ्य, ठीक है। किनके बारे में? बालकृष्ण भट्ट के बारे में। भारतेंदु युग की आज ये अंतिम क्लास है, और इसमें आज जो भी कवि छूटे हुए हैं इनको सबको हम आज देख लेंगे। जो अन्य कवि हैं भारतेंदु युग के, उनके बारे में देख लेंगे। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में देख रहे थे और इनके ये विशेष तथ्य थे। इसके बारे में कुछ बातें और चलते हैं। देखिए, इनकी अगर रचनाओं में देखें तो इनके निबंध जो हैं वो अनेक प्रकार के हैं। जैसे शैली प्रधान निबंध है, मनोवैज्ञानिक निबंध है, विचारात्मक निबंध है, शास्त्रीय निबंध है, विषय वस्तु प्रधान निबंध है, ऐतिहासिक निबंध है, ठीक है। इनके निबंधों के अनेक प्रकार हैं। इसीलिए आप लोग को बोले कि इनके निबंध कोई एक दो नहीं है, इनके निबंध कम से कम 450 हैं। एक दो नहीं, लगभग 450 निबंध हैं। तो इनके निबंध को हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे? निबंध के क्लास में। इनके उपन्यास को देख लिए थे, फिर भी इनके उपन्यास को कुछ हम लोग देख लेते हैं। अब इनकी रचनाओं में देखिए, रचनाओं में सिर्फ उपन्यास का नाम लिख लीजिए, इनके उपन्यास से पढ़ा जा चुका है। रचनाओं में पहला लिखिए उपन्यास, रचनाओं में पहला उपन्यास। अगर उपन्यास की बात करें तो, और इनके उपन्यासों की, तो पहला लिखिए नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी नंबर 1। नंबर 2 सो अजान एक सुजान, सो अजान एक सुजान। नूतन ब्रह्मचारी जो है ये 1886 की है, 1886 ईस्वी में लिखी गई थी। और सो अजान एक सुजान ये 1892 ईस्वी की है, ठीक है। ये दो उपन्यास इनके जो हैं वो पूर्ण हैं। इनके कुछ अपूर्ण उपन्यास भी हैं और उनकी संख्या लगभग 5-6 है, ठीक है, 5-6। जैसे एक था रहस्य कथा, ये भी अपूर्ण है। रहस्य कथा के बाद गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, ये सब उपन्यास इनके अपूर्ण है। तो अपूर्ण उपन्यास पूछे जाएंगे नहीं, तो उनके बारे में रहने दीजिए। इनके ये हो गए उपन्यास जो दोनों पूर्ण था, और एक ये दोनों उपन्यास इनका जो है वो सामाजिक उपन्यास है। दोनों का दोनों सामाजिक उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी भी और सो अजान एक सुजान भी। इनके बाद इनके नाटक की बात करते हैं कि इनके नाटक कौन कौन से थे। नंबर 2 में नाटक में जो प्रमुख नाटक है उन्हीं का नाम लिखना है। नाटक में कौन कौन सा लिखना है, तो लिखिए शिक्षा दान, महत्वपूर्ण का नाम लिखिए, शिक्षा दान। शिक्षा दान का ही दूसरा नाम है जैसा काम वैसा परिणाम।
जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम कब की थी ये 1877 ईस्वी की है। कब की? 1877 ईस्वी की। आगे दूसरा ऊपर लिखिए, नई रोशनी का विष। नई रोशनी का विष, आवाज बराबर है ना? नई रोशनी का विष। अगर नई रोशनी का विष देखें कब की है, तो नई रोशनी का विष जो उपन्यास है ये 1884 ईस्वी की है। 1884 ईस्वी की। एक इनका ऐतिहासिक उपन्यास था चंद्रसेन। कौन था? चंद्रसेन। चंद्रसेन भी 1884 ईस्वी की है। और यह किस प्रकार का उपन्यास है? तो ऐतिहासिक, सॉरी, किस प्रकार का नाटक है? तो ऐतिहासिक नाटक है। आगे पतित पंचम नंबर 4 देखिए। पतित पंचम, पतित का मतलब होता है गिरा हुआ। पतित पंचम, पतित पंचम की बात करें कि ये कब की है ये नाटक, तो पतित पंचम 1885 ईस्वी की है। नेक्स्ट आचार विडंबन नंबर 5 में। आचार विडंबन, आचार विडंबन जो है ये कब की है? आचार विडंबन ये 1899 ईस्वी की है। आचार विडंबन नंबर, देखो, एक आचार विडंबन है जो बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है, और एक है पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी की थी, किनकी? भारतेंदु युग की। और एक है विवाह विडंबन। विवाह विडंबन किसकी है? ये 1900 ईस्वी में तोताराम की है। तीनों के बारे में बता दिए। आचार विडंबन बालकृष्ण भट्ट का है 1899 में। एक है पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी में है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। एक है विवाह विडंबन, ये 1900 ईस्वी में है, तोताराम का। ठीक है। इसके बाद इनके बहुत सारे निबंध हैं, ये नाटक हैं, कोई एक दो है नहीं, तो नाटक साहित्य में हम लोग देखेंगे। कुछ और देख लीजिए। रेल का विकट खेल जो महत्वपूर्ण है। रेल का विकट खेल, अगर रेल का विकट खेल की बात करें कब की है ये, तो रेल का विकट खेल जो है ये 1907 ईस्वी में है। ये नाटक कब लिखी गई थी? 1907 में। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज में। रेल का विकट खेल 1907 नंबर 7 पर चलिए। 7वां नंबर में लिख लीजिए बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह कब की है? बाल विवाह 1907 की है। बाल विवाह 1907 ईस्वी। नंबर 8, 8 में लिखिए बेनु संहार। बेनु संहार, बेनु संहार कब की थी? 1908 ईस्वी की है। ठीक है। तो ये इनके महत्वपूर्ण जो हो गए वो हो गए इनके नाटक। तो और इनकी अगर हम निबंध पढ़ावें तो फिर निबंध की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो इनके निबंध बहुत सारे हैं, लगभग 450 हैं, जो 5-6 विषयों में बांटा गया है पढ़ने की दृष्टि से। ऐतिहासिक अलग है, मनोवैज्ञानिक अलग है, समीक्षात्मक अलग है, ठीक है, सामाजिक अलग है, धार्मिक अलग है। तो उन सभी नाटकों निबंधों को हम देखेंगे किस क्लास में? निबंध के क्लास में। तो इनके बारे में इतना पर्याप्त था। अब हम भारतेंदु युग के कुछ अन्य रचनाकार भी हैं जिनको इसी क्लास में देख लेते हैं, क्योंकि आज भारतेंदु युग को फ्री करना है। इतने दिन से भारतेंदु जी को हम लोग देख रहे थे, बालकृष्ण भट्ट के बाद आज हम लोग अगले क्लास में चलते हैं और भारतेंदु युग के अन्य निबंधकार को, सॉरी, अन्य कवियों को देखते हैं, जिसमें पहला अर्थात नंबर 2 में लिखिए बाबू तोताराम। दूसरे का मतलब हुआ, एक तो बालकृष्ण भट्ट हो गए, दूसरा बाबू तोताराम। बाबू तोताराम। अगर बाबू तोताराम की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, ये सब तो देखना ही पड़ेगा। अन्य कवि हैं लेकिन प्रश्न बन सकते हैं। इनका जन्म, अगर इनके जन्म की बात करें कि इनका ज़्यादा नहीं है, मुख्य मुख्य बातें लिखना है। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1847 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ? 1847 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 1902 ईस्वी में। निधन 1902
2 ईस्वी में। रचनाएं देखिए, रचनाएं रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाओं में एक लीजिए कीर्ति केतु। रचनाओं में एक लिखिए कीर्ति केतु। कीर्तु केतु क्या है? तो ये नाटक है। कीर्तु केतु किस विधा की है? तो नाटक है। एक लिख लीजिए कैंटो वृतांत। केटो वृतांत था, केटो वृतांत। अगर केटो वृतांत की बात करें तो ये क्या है? ये वृतांत है यानी एक लेख है। भारत बंधु का संपादन भी इन्होंने किया और भाषा वर्धनी सभा की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, तो इनके बारे में ये जानकारी पर्याप्त है, ज़्यादा नहीं देखना है, बस जन्म मृत्यु। यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो आरोही या अवरोही क्रम में पूछे जा सकते हैं। इन सभी कवियों की रचनाएं नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, बाबू तोताराम की रचनाएं नहीं पूछी जाएगी। चलिए दूसरे कवि को हम लोग देखते हैं, इनमें ज़्यादा है नहीं। दूसरे कवि पर आइए, तीसरे कवि पर। दो तो हो गए। तीसरे कवि में लिख लीजिए काशीनाथ खत्री। तीसरे में काशीनाथ खत्री, ये भी महत्वपूर्ण है। काशीनाथ खत्री, अगर काशीनाथ खत्री का जन्म निधन हम लोग देखें कि इनका जन्म कब हुआ, तो काशीनाथ खत्री जी का जन्म हुआ था 1849 ईस्वी में। और निधन कब हुआ? अगर इनके निधन की बात करें कि निधन कब हुआ, निधन 1891 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। रचनाएं देखिए, ज़्यादा है नहीं और महत्वपूर्ण है भी, रचनाएं पूछे भी नहीं जाएंगे। नंबर 1 ग्राम पाठशाला। ग्राम पाठशाला। नंबर 2 निकृष्ट नौकरी। निकृष्ट नौकरी। और एक रचना इनकी और थी, वो है बाल विधवा संताप। बाल विधवा संताप। ये 3 रचनाएं इन पर हो गई और इसी के साथ ही समाप्त भी हुए। अगले कवि को हम लोग देखते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में लिखिए नवनीत चतुर्वेदी। नवनीत किसका पर्यायवाची होता है? नवनीत किसका पर्यायवाची है? नवनीत मक्खन को कहते हैं। नवनीत मक्खन का पर्यायवाची होता है। तो इनका पूरा नाम क्या था? नवनीत चतुर्वेदी। नवनीत चतुर्वेदी। अगर नवनीत चतुर्वेदी की बात करें कि नवनीत चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ, तो देख लीजिए थोड़ा सा। नवनीत चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ था 1868 ईस्वी में। 1868 में। और निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ था 1919 ईस्वी में। नवनीत चतुर्वेदी। रचनाएं देख लीजिए, एक ही हैं। कुब्जा पचीसी पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण है। रचना एक ही है, कुब्जा पचीसी। कुब्जा पचीसी मात्र एक रचना है। अगले कवि पर चलिए। ज़्यादा रचना इन लोगों की नहीं है तो मैं कहाँ से लिखाऊं। नंबर 5। नंबर 5 पे आइए। नवनीत चतुर्वेदी के बाद गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई, क्या नाम था? गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई। गोविंद गिल्ला भाई का सिर्फ रचना लिख लीजिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है नहीं, सिर्फ रचना लिख लीजिए। रचनाएं, इनके सिर्फ रचनाएं, क्योंकि ये अन्य कवियों में आते हैं तो इनके कुछ रचनाएं पूछी जा सकती हैं, अन्य कोई चीज़ इस पर नहीं आएंगे। रचनाओं में लिखिए श्रृंगार सरोजनी। श्रृंगार सरोजनी। नंबर 2
राधा मुख षोडशी, राधा मुख षोडशी। नंबर 3 षट ऋतु, षड ऋतु। नंबर 4 नीति विनोद, नीति विनोद। और एक रचना इनकी और थी पावश पयोनिधि, नंबर 5 पावश पयोनिधि। ये 5 रचनाएं थी गोविंद गिल्ला भाई की। गोविंद गिल्ला भाई के बाद अगले रचनाकार देखते हैं हम लोग राधा कृष्ण वर्मा बलवीर को। ये भी इस कालखंड में एक मोस्ट है थोड़े से। नंबर 6 में देखिए, नंबर 6 नंबर 6 की अगर बात करें तो क्या नाम था, राधा कृष्ण वर्मा बलवीर। राधा कृष्ण वर्मा बलवीर, राधा कृष्ण वर्मा बलवीर। इनको देखिए, इनका जन्म निधन कब हुआ। इनका जन्म, अगर इनके जन्म की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में कहाँ, तो काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो काशी में। ठीक है। निधन कब हुआ, निधन हुआ था 1906 ईस्वी में। निधन 1906 ईस्वी में इनका निधन हुआ। रचनाएं देख लीजिए, रचनाएं कुछ खास रचनाएं नहीं हैं फिर भी। नंबर 1 बलवीर पचासा, पहली रचना। नंबर 2 ताश कौतुक पचीसी, ताश कौतुक पचीसी। नंबर 3 बिरहा नायिका भेद, बिरहा नायिका भेद। ये 3 रचनाएं पर्याप्त हैं इनके बारे में। इन्होंने 1884 ईस्वी में काशी में भारत जीवन प्रेस की स्थापना भी की थी। ये बात मोस्ट है, लिख सकते हैं। इन्होंने 1884 ईस्वी में काशी में, कहाँ पे, तो काशी में भारत जीवन प्रेस, भारत जीवन प्रेस। इन्होंने 1884 में काशी में भारत जीवन प्रेस की स्थापना की। ठीक है। तथा भारत जीवन पत्र का संपादक भी थे ये, तथा स्थापना की, तथा भारत जीवन पत्र के संपादक भी रहे। हो गया। तो इसी के साथ जो है आप लोग का भारतेंदु युग हो गया समाप्त। भारतेंदु युग में अब कुछ पढ़ने के लिए नहीं रहा है, क्योंकि जो भी कवि थे भारतेंदु मंडल के, जैसे अगर भारतेंदु मंडल की बात करें कि भारतेंदु मंडल में सर तो और रचनाकार हैं, जैसे कि आप लोग के मन में अगर प्रश्न ये चल रहा हो कि भारतेंदु युग के और कवि हैं, जैसे कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, लक्ष्मण सिंह हैं। ठीक है। तो ये सब कहाँ पढ़ा जाएगा, तो ये सब निबंध में या भाषा का उत्थान जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ लक्ष्मण सिंह का पढ़ा जाएगा। कुछ इस कालखंड के जो रचनाकार हैं, जैसे किशोरीलाल गोस्वामी हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, देवकीनंदन खत्री हैं, राधाचरण गोस्वामी, ये सब कहाँ पढ़े जाएंगे, तो उपन्यास साहित्य में पढ़े गए हैं। तो जो भारतेंदु मंडल के जो भी कवि थे उसको हम लोगों ने लगभग, कितनी क्लास हो गई है इस पे आपकी दृष्टिकोण से और मेरी दृष्टिकोण से लगभग भारतेंदु युग में ये 7 क्लास हुई है।
और 7 क्लास में इन सभी कवियों को हम लोग विस्तार से देखे हैं। अब जो क्लास होगी वो होगी द्विवेदी युग की, और वो क्लास अब अगले दिन से होगी। आज की इस क्लास में इतना ही रहेगा। और द्विवेदी युग, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को हम बता देते हैं, थोड़ा सा धीरज धरिए, परेशान मत होइए। कल भी ये बात आप लोग को शायद हम बताए होंगे पिछली क्लास में, कि अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है, बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, बोलते सर आपका नंबर नहीं मिलता है या कांटेक्ट करने के लिए, तो आपको जब वीडियो देखते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सअप का, सबका नंबर रहता है, ठीक है, और सबका लिंक भी रहता है, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अन्य कोई बच्चे हैं जिनको नहीं मिलता है तो वो इस नंबर पे फ़ोन या मैसेज करके 95 70 40 80 13 इस पे मैसेज करके या कॉल करके कॉल जब भी करें तो सायंकाल में ही करें, और व्हाट्सएप मैसेज जब करना हो तो कर सकते हैं। तो इसमें जो पेड ग्रुप का होता है लिंक, उसमें आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, उसमें मटेरियल भी मिलेंगे आपको, ठीक है, उसमें मटेरियल भी आप लोगों को मिल जाएगा। इसके साथ साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी मिलता है, और जो एक जेन्युइन फीस होता है और जो उचित फीस होता है सभी कोर्सों का, जैसे टीजीटी का अलग है, पीजीटी का अलग है, नेट जेआरएफ का अलग है, तो वो बच्चे बैच ले सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अगले क्लास में हम लोग द्विवेदी युग की ओर चलेंगे, तो वो क्लास अब अगले दिन से होगी। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।